नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूके में। उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो जिसमें हम हिंदी व्याकरण से संबंधित टॉपिक वर्णमाला की पूरी जानकारी एक वीडियो में पढ़ेंगे और समझेंगे। मुझे उम्मीद है हमारी वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। दोस्तों, हमारी वीडियो में आपको ज़रूर कुछ न कुछ नया मिलेगा और यह वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाई गई है और इस वीडियो में बेहतर कंटेंट सिर्फ एक वीडियो में संकलित किया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और 100% समझकर याद करें। इससे बाहर पेपर में कुछ नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। हमने वर्णमाला से संबंधित कुछ भी टॉपिक स्किप नहीं किया है। दोस्तों, आपको मैं पूरी हिंदी कराऊँगा, हमारे साथ बने रहें। यदि आप लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उनको ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में करंट अफेयर, जीएस मैराथन जैसी वीडियो हैं, आप लोग उनको ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी व्याकरण से संबंधित प्रश्न लगभग सभी एग्जाम्स में आते हैं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसलिए हमें इसकी जानकारी होना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का महत्व है कि हमें हिंदी को बोलने अथवा लिखने की कितनी सही जानकारी है, व्याकरण से ही पता चलता है। व्याकरण की शुरुआत वर्णमाला से होती है, इसलिए हम वर्णमाला से शुरू करेंगे और वर्णमाला में हम ध्वनि, वर्ण, शब्द, पद, वाक्य के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको हर एक टॉपिक की अच्छी जानकारी हो जाए। सबसे पहले वर्णमाला क्या होती है, इसकी परिभाषा जान लेते हैं। दोस्तों, वर्णमाला की परिभाषा है वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों के व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है और वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। दोस्तों, स्वर वर्ण 11 होते हैं और अयोगवाह को मिलाकर कुल 13 स्वर होते हैं। वहीं व्यंजन वर्ण 33 होते हैं और कुल 35 होते हैं। दोस्तों, स्वर और व्यंजन के बारे में हम इसी वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। नेक्स्ट है ध्वनि। दोस्तों, ध्वनि और वर्ण के बारे में कभी प्रश्न ऐसा पूछा जाता है कि भाषा की मूल इकाई क्या है, तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ध्वनि। और यदि प्रश्न में ध्वनि नहीं दिया हो तो इस प्रश्न का उस कंडीशन में आंसर हो जाएगा वर्ण। तो आपको प्रश्न के हिसाब से जवाब देना है। ध्वनि की परिभाषा है भाषा का वह छोटा सा छोटा रूप जिसे मौखिक रूप में प्रयोग किया जाता है, ध्वनि कहलाती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, मौखिक रूप से प्रयोग किया जाता है, ध्वनि कहलाती है और ध्वनि भाषा की मूल इकाई है। नेक्स्ट है वर्ण। दोस्तों, वर्ण क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, जान लेते हैं। भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है तथा ध्वनियों को लेखन में व्यक्त करने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। तो दोस्तों, जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। या फिर परिभाषा इस प्रकार से भी हो सकती है कि भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके खंड नहीं हो सकते, वर्ण कहलाते हैं। और लेखन में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, लेखन में भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है और भाषा की मूल इकाई ध्वनि होती है। और वहीं दोस्तों, भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई को वर्ण कहते हैं। तो इसको भी याद कर लीजिएगा। जैसे वर्ण होते हैं अ, आ, ई, क, प, र आदि। और दोस्तों, स्वर वर्ण हैं अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। और वहीं व्यंजन वर्ण होते हैं क से ज्ञ तक। ये क वर्ग है, ये च वर्ग है, ट वर्ग है, ये त वर्ग है, यह प वर्ग है। और इसके अलावा य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है और स, स, ह उष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन है और अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर हैं। दोस्तों, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की मूल संख्या
49 होती है तथा बाद में विकसित ड ढ स्र को जोड़कर वर्णों की कुल संख्या 52 मानी जाती है। दोस्तों व्यंजन के बारे में हम पूरी जानकारी इसी वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों वर्णों के भेद या प्रकार कितने होते हैं जान लेते हैं। वर्णों का वर्गीकरण विभिन्न आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला है उच्चारण के आधार पर वर्णों के भेद, और दूसरा है उच्चारण स्थान के आधार पर, और तीसरा है घोषोत्तर के आधार पर, और चौथा है प्राणत्व के आधार पर। सबसे पहले हम उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों अच्छे से समझकर याद करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला है उच्चारण के आधार पर वर्णों के प्रकार। उच्चारण के आधार पर वर्ण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्वर वर्ण और दूसरा है व्यंजन वर्ण। पहले हम स्वर वर्ण के बारे में पढ़ते हैं कि स्वर वर्ण क्या होते हैं और स्वर वर्ण की परिभाषा क्या है। दोस्तों उच्चारण के आधार पर वर्णों के दो भेद होते हैं, जिसमें पहला है स्वर। स्वर वर्ण क्या होते हैं, इसकी परिभाषा क्या है जानते हैं। स्वर की परिभाषा है स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या 11 होती है और कुल 13 होती है। ध्यान रहे हिंदी के मूल स्वरों की संख्या 10 होती है और कुल 11 होते हैं, क्योंकि दोस्तों री जो है वह संस्कृत भाषा का स्वर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वर के भेद। स्वरों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जाता है, जिसमें पहला है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद, और दूसरा है जीभ के आधार पर स्वरों के भेद, और तीसरा है मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद, और चौथा है ओंठों के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों स्वर के भेद का पहला आधार है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। मात्रा के आधार पर मूलतः स्वर के दो भेद होते हैं और कुल 3 भेद होते हैं, जिसमें पहला है ह्रस्व या मूल स्वर, जिसे लघु स्वर भी कहते हैं, और दूसरा है दीर्घ या संधि स्वर, जिसे संयुक्त स्वर भी कहते हैं, और तीसरा है प्लुत स्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर या लघु स्वर। दोस्तों ह्रस्व का अर्थ होता है कम या थोड़ा। इसकी परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम या थोड़ा समय लगता हो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम अथवा थोड़ा समय लगता हो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दोस्तों ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 होती है, और ये 4 हैं अ, छोटी ई, छोटा ऊ और छोटी री। नेक्स्ट है दीर्घ या संधि स्वर या संयुक्त स्वर। दोस्तों दीर्घ का अर्थ होता है लंबा या अधिक, और दीर्घ या संधि स्वर की परिभाषा है ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ऐसे स्वर जिनके उच्चारण या बोलने में अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर कहलाते हैं। या फिर ऐसे स्वर जो दो मूल स्वरों के मिल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं, और इनकी संख्या 7 होती है, और ये 7 हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। दोस्तों दीर्घ स्वर के भी 2 भेद होते हैं, जिसमें पहला है मूल दीर्घ स्वर या सजातीय स्वर, और ये होते हैं आ, ई, उ, और दूसरा है संयुक्त स्वर या विजातीय स्वर, और ये हैं ए, ऐ, ओ, औ। नेक्स्ट है मात्रा के आधार पर जो स्वर है वह है प्लुत स्वर। इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं, या फिर जिन स्वरों के उच्चारण या बोलने में दीर्घ स्वर से 3 गुना समय अधिक लगे प्लुत स्वर कहलाते हैं, जैसे ओम, सीते, राम आदि प्लुत स्वर कहलाते हैं। दोस्तों ध्यान दें प्लुत स्वर संस्कृत भाषा का स्वर है,
और हिंदी भाषा में सिर्फ मात्रा या उच्चारण के आधार पर 2 स्वर होते हैं। नेक्स्ट है जीभ के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों जीभ के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर, तीसरा है पश्च स्वर। अब हम अग्र स्वर के बारे में जान लेते हैं। अग्र स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ मुंह के अग्रभाग की ओर आती है तो वे स्वर अग्र स्वर कहलाते हैं, जैसे ई, बड़ी ई, ए और ए। ये चारों अग्र स्वर कहलाते हैं। और नेक्स्ट है मध्य स्वर। इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ मुंह के मध्य भाग की ओर जाती है वे मध्य स्वर कहलाते हैं। और मध्य स्वर सिर्फ एक होता है, वह होता है अ। जीभ के आधार पर स्वर का तीसरा भेद है पश्च स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ मुंह के पश्च भाग में रुक जाती है वे पश्च स्वर कहलाते हैं। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण या बोलने में जीभ मुंह के पिछले भाग में रुक जाती है या स्थिर रहती है ऐसे स्वर पश्च स्वर कहलाते हैं, जैसे आ, उ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। ये सभी पश्च स्वर हैं। नेक्स्ट है मुख द्वार के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों मुख द्वार के आधार पर स्वरों के 4 भेद होते हैं, जिसमें पहला है विवृत स्वर और दूसरा है अर्धविवृत स्वर, तीसरा है समृद्ध स्वर और चौथा है अर्धसमृद्ध स्वर। पहला है विवृत स्वर। दोस्तों विवृत स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह पूरा खुला हो विवृत स्वर कहलाता है। जिन स्वरों के उच्चारण या बोलने में मुंह पूरा खुला हो विवृत स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर आ होता है। नेक्स्ट अर्धविवृत स्वर। अर्धविवृत स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा खुला रहे अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं, जैसे अ, ऐ, औ, औ। ये स्वर अर्धविवृत स्वर कहलाते हैं। नेक्स्ट है समृद्ध स्वर। समृद्ध स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह लगभग बंद हो जाए समृद्ध स्वर कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण या बोलने में मुंह लगभग बंद हो जाए समृद्ध स्वर कहलाते हैं। समृद्ध स्वर हैं ई, बड़ी ई, उ, बड़ा ऊ। नेक्स्ट है अर्धसमृद्ध स्वर। अर्धसमृद्ध स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह आधा बंद या आधा खुला रहे ऐसे स्वर अर्धसमृद्ध स्वर कहलाते हैं। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण या बोलने में मुंह आधा बंद या आधा खुला रहे ऐसे स्वर अर्धसमृद्ध स्वर कहलाते हैं। अर्धसमृद्ध स्वर हैं ए और ओ। ए और ओ को उच्चारित करने में मुंह आधा बंद या आधा खुला रहता है। नेक्स्ट है ओंठों के आधार पर स्वरों के भेद। दोस्तों ओंठों के आधार पर स्वरों के 2 भेद होते हैं। पहला है वृत्तमुखी स्वर और दूसरा है अवृत्तमुखी स्वर, जिसमें पहला है वृत्तमुखी स्वर। दोस्तों वृत्तमुखी स्वर की परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह अथवा ओंठ गोलाकार रूप ले वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। दोस्तों जिन स्वरों के उच्चारण या बोलने में मुंह अथवा ओंठ गोलाकार रूप ले लेता है ऐसे स्वर वृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। और वृत्तमुखी स्वर हैं उ, ओ, औ। नेक्स्ट है अवृत्तमुखी स्वर। इसकी परिभाषा है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह अथवा ओंठ गोलाकार रूप न लें अवृत्तमुखी स्वर कहलाते हैं। अवृत्तमुखी स्वर हैं अ, आ, ई, बड़ी ई, ए, ऐ। अवृत्तमुखी स्वर हैं। दोस्तों उच्चारण के आधार पर वर्ण के 2 भेद हैं। पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर के बारे में हमने पढ़ लिया है। अब हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों व्यंजन क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, चलिए समझ लेते हैं।
व्यंजन की परिभाषा है स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे वर्ण जो बिना किसी स्वर की सहायता से उच्चारित नहीं होते व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की मूल संख्या 33 होती है और कुल संख्या 35 होती है। तो दोस्तों बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन के भेद। दोस्तों व्यंजन के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। इनके अलावा व्यंजन के अन्य भेद भी होते हैं, आगे उनको भी डिस्कस कर लेंगे। व्यंजन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है स्पर्शी व्यंजन या वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या 25 होती है, और दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 होती है, और तीसरा है ऊष्मीय व्यंजन या संघर्षी व्यंजन, इनकी संख्या भी 4 होती है। दोस्तों व्यंजन का पहला भेद है स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन। स्पर्श का शाब्दिक अर्थ है छूना। स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन की परिभाषाएं हैं ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ या श्वास मुंह के विभिन्न भागों का स्पर्श करती हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण या बोलने में जीभ अथवा श्वास मुंह के विभिन्न भागों का स्पर्श करती हैं स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। और दोस्तों स्पर्शी व्यंजन 5 वर्गों में विभाजित है, इसलिए ए वर्गीय व्यंजन भी कहलाते हैं। दोस्तों क से म तक के वर्ण को वर्गीय व्यंजन कहते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जिससे कि क से म तक 25 वर्ण होते हैं, जो कि एक वर्ग के समान व्यवस्थित हैं, इसलिए इन्हें वर्गीय व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। दोस्तों वर्गीय व्यंजन हमने एक टेबल में व्यवस्थित किया है। पहला है क वर्ग, और दूसरा है च वर्ग, और तीसरा है ट वर्ग, और चौथा है त वर्ग, और पांचवा है प वर्ग। क वर्ग को कंठीय वर्ग कहते हैं, और त वर्ग को तालु या स्पर्शी संघर्षी वर्ग कहते हैं, और ट वर्ग को मूर्धा या माधुर्य वर्ग कहते हैं, और त वर्ग को दंत्य वर्ग कहते हैं, और प वर्ग को ओष्ठ वर्ग कहते हैं। व्यंजन का अगला भेद है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ का शाब्दिक अर्थ है मध्य में स्थित। अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा है ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में जीभ या श्वास मुंह के मध्य भाग में रुक जाती है या स्थिर रहती है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या होती है 4। य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजन का अगला भेद है ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन। दोस्तों ऊष्म का अर्थ है गर्म। ऊष्मीय या संघर्षी व्यंजन की परिभाषा है ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में गर्म श्वास निकलती है ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। या फिर इसकी परिभाषा ऐसे भी कह सकते हैं ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर तंत्रियों में घर्षण या संघर्ष के साथ होता है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर तंत्रियों में घर्षण या संघर्ष के साथ होता है संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या भी 4 होती है। स, श, श, ह। व्यंजन के अन्य भेद हैं द्विगुण या उत्क्षिप्त या गौड़ व्यंजन। दोस्तों द्विगुण व्यंजन स्पर्शी व्यंजन का ही भाग है। इनकी संख्या 2 होती हैं। ढ और ढ द्विगुण उत्क्षिप्त या गौड़ व्यंजन है। नेक्स्ट है संयुक्त अक्षर या संयुक्त व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन या संयुक्त अक्षर की मूल संख्या 3 होती है और कुल संख्या 4 होती है। अक्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन है, और दोस्तों इन्हें मिश्रित व्यंजन भी कहते हैं। व्यंजन का अगला भेद है द्वित्व व्यंजन। ऐसे व्यंजन वर्ण जो किसी शब्द में लगातार 2 बार प्रयोग हो, पहली बार व्यंजन आधा प्रयोग और दूसरी बार पूरा प्रयोग होता है, द्वितीय व्यंजन कहलाता है। जैसे दिल्ली, पत्ता, कुत्ता, सत्ता आदि।
दोस्तों दिल्ली में ल पहले आधा फिर पूरा प्रयोग हो रहा है, ऐसे व्यंजन द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। दोस्तों वर्ण के भेद विभिन्न आधार पर किए जाते हैं, जो कि हमने इससे पहले डिस्कस किया था, जिसमें हमने पहला भेद उच्चारण के आधार पर पढ़ लिया है। दोस्तों हमने स्वर और व्यंजन पढ़े और उनके भेद भी पढ़े हैं, और अब हम वर्ण भेद का दूसरा आधार पढ़ेंगे, जो कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण भेद है। वर्णों के उच्चारण में जीभ या श्वास द्वारा मुंह का जो भाग स्पर्श या प्रभावित होता है, वही भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वर्णों के उच्चारण में जीभ या श्वास द्वारा मुंह का जो भाग स्पर्श या प्रभावित होता है, वही भाग वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद निम्न प्रकार हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला प्रकार है कंठ या कंठ वर्ण। इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ से होता है उसे कंठ वर्ण कहते हैं, जैसे अ, आ, क वर्ग और विसर्ग। नेक्स्ट है तालव्य वर्ण। इसकी परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण से श्वास द्वारा तालु का स्पर्श होता है, तालव्य वर्ण कहलाता है। जिन वर्णों का उच्चारण या बोलने में श्वास द्वारा तालु का स्पर्श होता है, तालव्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे ई, च वर्ग, य और स तालव्य वर्ण हैं। नेक्स्ट है मूर्धन्य वर्ण। मूर्धन्य वर्ण की परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास द्वारा मूर्धा का स्पर्श होता है, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण या बोलने में श्वास या जीभ द्वारा मूर्धा का स्पर्श होता है, मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे री, ट वर्ग, र और स मूर्धन्य वर्ण हैं। नेक्स्ट है दंत्य वर्ण। दंत्य वर्ण की परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ अथवा श्वास द्वारा दांतों का स्पर्श होता है, दंत्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे ल, त वर्ग और स दंत्य वर्ण हैं। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का अगला भेद है ओष्ठ्य वर्ण। ओष्ठ्य वर्ण की परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ अथवा श्वास द्वारा ओंठों का स्पर्श होता है, ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण या बोलने में जीभ अथवा श्वास द्वारा ओंठों का स्पर्श होता है, ओष्ठ्य वर्ण कहलाते हैं। ओष्ठ्य वर्ण हैं उ, बड़ा ऊ, प वर्ग तथा व हैं। नेक्स्ट अनुनासिक या नासिक्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है, नासिक्य वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों इनके उच्चारण में श्वास मुंह के साथ साथ नाक से निकलती है, नासिक्य वर्ण कहलाते हैं, जैसे ग, य, अण, न, म। ये दंत्य वर्ण भी होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पांचों वर्ण तथा अनुस्वार एवं चंद्रबिंदु नासिक्य वर्ण होते हैं। उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण का अगला भेद है कंठ तालव्य वर्ण। कंठ तालव्य वर्ण की परिभाषा है, जिन वर्णों के उच्चारण में जीभ या श्वास द्वारा कंठ एवं तालु दोनों का स्पर्श होता है, कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं। कंठ तालव्य वर्ण है ए, ऐ। नेक्स्ट है कंठोष्ठ वर्ण। कंठोष्ठ वर्ण की परिभाषा है, जिन वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों हो, कंठोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। कंठोष्ठ वर्ण हैं ओ, औ। नेक्स्ट है दंतोष्ठ वर्ण। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ दोनों से होता है, दंतोष्ठ वर्ण कहलाते हैं। दंतोष्ठ वर्ण सिर्फ एक होता है, वह होता है व। दोस्तों उच्चारण स्थान के आधार पर वर्ण के भेद को आप ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं।
कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो ट्रिक की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु फिर भी कभी कभी ट्रिक से भी काम आसानी से हो जाता है, इसलिए आप लोग इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। पहली ट्रिक है अकुआ विसर्ग जनिया नाम कंठ। दोस्तों अ से अ तथा आ हो जाता है और कु से क वर्ग हो जाता है, ह से ह हो जाता है तथा विसर्ग से विसर्ग हो जाता है। जनिया नाम इसमें साइलेंट है और कंठ से कंठ हो जाता है। कंठ से इसका शाब्दिक अर्थ है कि इनका उच्चारण कंठ से होता है। नेक्स्ट ट्रिक है इचूय सानाम तालु। ई से है ई और बड़ी ई और चू से है च वर्ग, य से है य तथा सा से है श। नाम इसमें साइलेंट है। तालु का मतलब है कि तालु से इनका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है ऋटुर साणाम मूर्धा। री से है छोटी री और बड़ी री और टू से है त वर्ग और र से है र तथा सा से है श और नाम यहाँ पर साइलेंट है। मूर्धा का अर्थ है कि मूर्धा इनका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट ट्रिक है लितुल सानाम दंत्य। लिरी से है लिरी, टू से है त वर्ग और ल से है ल, सा से है सौ। नाम इसमें साइलेंट है और दंत्य का अर्थ है दंत्य इनका उच्चारण स्थान है। नेक्स्ट है उपु ओष्ठ। ऊ से है ऊ और बड़ा ऊ, पू से है प वर्ग, ओष्ठ का अर्थ है ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान है। दोस्तों वर्ण के भेद का अगला आधार है घोषत्व के आधार पर वर्ण भेद। घोष का शाब्दिक अर्थ है कंपन या नाद। घोषत्व के आधार पर वर्ण निम्न दो प्रकार के होते हैं। पहला है सघोष वर्ण, दूसरा है अघोष वर्ण। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सघोष वर्ण के बारे में या सघोष वर्ण की परिभाषा जान लेते हैं। ऐसे वर्ण जिसके कारण स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन होती है सघोष वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिसके कारण स्वर तंत्रियों में अधिक कंपन या नाद होती है सघोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 30 होती है। जैसे सभी स्वर, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह सघोष वर्ण हैं। नेक्स्ट है अघोष वर्ण। अघोष वर्ण की परिभाषा है कंपन रहित उच्चारित होने वाले वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। इनकी संख्या 13 होती है। दोस्तों अ मतलब नहीं, घोष मतलब कंपन। कंपन रहित उच्चारित होने वाले वर्ण अघोष वर्ण कहलाते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा वर्ण तथा स, श, श अघोष वर्ण हैं। दोस्तों वर्ण भेद का चौथा आधार है प्राणत्व के आधार पर वर्ण भेद। प्राण का शाब्दिक अर्थ है श्वास या हवा। दोस्तों यहाँ प्राण का शाब्दिक अर्थ है श्वास या हवा। प्राणत्व के आधार पर वर्ण निम्न दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है अल्प प्राण वर्ण और दूसरा है महाप्राण वर्ण। सबसे पहले हम अल्प प्राण वर्ण के बारे में जान लेते हैं। अल्प प्राण वर्ण की परिभाषा है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकलती हो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से कम श्वास निकलती हो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण अल्प प्राण होते हैं तथा य, र, ल, व अल्प प्राण वर्ण होते हैं। नेक्स्ट है महाप्राण। महाप्राण वर्ण की परिभाषा होती है ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक श्वास निकलती है महाप्राण वर्ण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण वर्ण होता है तथा श, श, स, ह महाप्राण वर्ण हैं। दोस्तों सघोष, अघोष, अल्प प्राण व महाप्राण वर्ण को आसानी से याद करने के लिए मैंने एक टेबल बनाई है। इस टेबल से आप लोग आसानी से याद कर सकते हैं।
दोस्तों ऐसी वीडियो शायद ही यूट्यूब में मिलेगी जिसमें वर्णमाला से संबंधित संपूर्ण जानकारी एक ही वीडियो में हो। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इसमें 5 वर्ग हैं, जिसमें पहले दूसरे वर्ग में अघोष वर्ण हैं और तीसरे चौथे और पांचवें वर्ग में सघोष वर्ण हैं। वहीं पहले तीसरे और पांचवें वर्ग में अल्प प्राण वर्ण रखे हैं तथा दूसरे चौथे वर्ग में महाप्राण वर्ण रखे हैं। दोस्तों प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण नासिक वर्ण या अनुनासिक वर्ण कहलाता है। दोस्तों आप लोगों के लिए आसान करने के लिए हमने यह टेबल बनाई है। अगर आपने यह टेबल याद कर ली तो आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मुझे पूरा भरोसा है यह वीडियो आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। नेक्स्ट टॉपिक है अयोगवाह वर्ण। दोस्तों अयोगवाह वर्ण क्या होता है और इसकी परिभाषा क्या है जानते हैं। अयोग का अर्थ होता है योग रहित या मेल रहित। अयोगवाह वर्ण की परिभाषा है ऐसे वर्ण जिनका मेल न तो स्वरों के साथ होता है और न ही व्यंजनों के साथ होता है, अयोगवाह वर्ण कहलाते हैं। दोस्तों अयोगवाह वर्ण 2 होते हैं। पहला है अंग जो कि अनुस्वार होता है और दूसरा होता है अह जिसमें कि विसर्ग लगा होता है। दोस्तों डॉक्टर किशोरीदास वाजपेयी ने अयोगवाह वर्ण इन्हें कहा है और वहीं धीरेन्द्र वर्मा ने इन्हें नपुंसक वर्ण कहा है। दोस्तों वीडियो का कंटेंट कैसा है कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें और वहीं दोस्तों वीडियो को अभी लाइक कीजिए, बाद में आप भूल जाते हैं। आपके एक लाइक से हम मोटिवेट होते हैं। दोस्तों वर्णमाला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हमने आपके लिए वीडियो के अंत में रखे हैं, जो कि इस प्रकार हैं। ऐसे फैक्ट आपको किसी भी एक वीडियो में नहीं मिलेंगे, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं। दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सब्सक्राइब तभी कीजिएगा जब आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगे। वर्णमाला से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और भाषा की ध्वन्यात्मक इकाई भी वर्ण है। और दोस्तों भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर होती है। ध्यान रहे, उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई अक्षर है और अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है। अर्थ की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई शब्द है और वहीं व्याकरण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई पद है तथा भाषा की लघुत्तम पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य है। तो दोस्तों शब्दों का फर्क है सिर्फ, इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे कहते हैं प्लुत स्वर और भाषा के नियमों के संग्रह को व्याकरण कहते हैं। दोस्तों अ वर्ण को उदासीन वर्ण, शहीद वर्ण और कोमल वर्ण कहते हैं और वहीं र तथा ल को दंतमूल वर्ण, वर्त्स्य वर्ण कहते हैं। और दोस्तों र वर्ण को लुंठित वर्ण तथा प्रकंपित वर्ण कहते हैं और ल को पार्श्विक वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है य तथा व को अर्धस्वर कहते हैं और ह को कंठ्य वर्ण, काकल्य वर्ण, स्वर यंत्रीय वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट है आ, क, ख, ग, ज, फ इन वर्णों को आगत वर्ण या ग्रहित वर्ण कहते हैं। और दोस्तों ढ को मूर्धन्य, सघोष तथा अल्पप्राण वर्ण कहते हैं और ढ को मूर्धन्य, सघोष, महाप्राण वर्ण कहते हैं और क को कंठ तथा जिह्वा मूल, अघोष और अल्पप्राण वर्ण कहते हैं और ख को ऊष्म संघर्षी, कंठ जिह्वा मूल, अघोष, महाप्राण वर्ण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। ग को ऊष्म संघर्षी, कंठ जिह्वा मूल, सघोष, अल्पप्राण वर्ण
कहते हैं। और ज को उष्म संघर्षी वर्ष्य सघोष अल्प प्राणवर्ण कहते हैं। और फ को उष्म संघर्षी दंतोष्ट अघोष महाप्राणवर्ण कहते हैं। इनके अलावा अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। च वर्ग को स्पर्शी संघर्षी कहते हैं और त वर्ग को माधुर्य वर्ग कहते हैं। और वर्णों की लेखन विधि लिपि कहलाती है तथा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाती है। तो दोस्तों इनको भी याद कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खूब मेहनत कीजिए, खूब रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय देवभूमि।